नमस्कार, प्रदीप कृष्णात्रे बात कर रहा हूँ और हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अभी तक 7 स्टेप्स या 7 चरण कंप्लीट कर लिए हैं और आखिरी चरण जिस पे हमने बात की थी वो था कि आपको पायलट टेस्ट करना चाहिए, है ना। तो पायलट टेस्ट के दौरान आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपके जो अलग अलग कोडर्स हैं उनमें कितनी इंटर कोडर रिलायबिलिटी है ना। कहने का मतलब ये कि सब एक तरह से काम कर रहे हैं, इनमें कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है, कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपको जो है ना कुछ लोगों को कुछ और मटेरियल देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप इसको किस जो है ना कैटेगरी में डालोगे। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसको ट्रेनिंग ऑफ कोडर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है और जब उनकी कोडिंग आपकी ट्रेनिंग लगभग पूरी सी हो जाती है तो आपको उनको न्यूज़ आइटम्स जो है ना 6, 8, 10 न्यूज़ आइटम्स देके बोलना चाहिए कि ये 6, 8 न्यूज़ आइटम्स हैं, ये कैटेगरीज़ हैं। अब बताओ ये आइटम कौन से कैटेगरी में जाएगा, दूसरा आइटम कौन से कैटेगरी में जाएगा, तीसरा आइटम कौन सा कैटेगरी में जाएगा। और सभी कोडर्स से ये पूछना चाहिए और अगर वो ठीक ठाक सब एक ही जगह कंसेंसस उनका ये होता है, काम करने का तरीका ये होता है, तो फिर आप इंटर कोडर रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था अपना 7वां स्टेप। अब 8वां स्टेप जो है वो अपना काम शुरू करना है। कोडर्स ट्रेन हो गए, पायलट टेस्ट हो गया है, इंटर कोडर रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी निकली है आपको कैलकुलेट किए जब आपने। इसके कैसे कैलकुलेशन होता है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब आप तैयार हैं पूरे जो है ना मेहनत के साथ अपना कंटेंट एनालिसिस शुरू करने के लिए। तो जब ये शुरू करते हैं आप तो उसके पहले जो इसका कर्ता धर्ता है, जो रिसर्चर है, कोडर के ऊपर एक जो व्यक्ति होता है वो रिसर्चर होता है, उसको अपनी एक कोडिंग शीट बना लेनी चाहिए और बेसिकली उसमें कैटेगरीज तय कर लेना चाहिए। उसमें जो है उसका ऑपरेशनल, हर कैटेगरी का ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए और फिर एक कोडिंग शीट उसकी वजह तैयार हो जानी चाहिए। तो आज हम जो हैं जब कोडिंग ऑफ कंटेंट शुरू होता है तो एक स्टैंडर्ड कोडिंग शीट्स या शीट्स आपके पास जो होनी चाहिए उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे उदाहरण देने वाला हूँ। कुछ उदाहरण ऐसे भी रहने वाले हैं जिसको अपने 4-5 जो है लेसन्स पहले बातचीत की थी। तो सबसे पहली बात है कि ऑपरेशनलाइजेशंस, आपने जो कैटेगरीज़ बनाई हैं क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करते समय, उनकी कैटेगरीज़ की आपने उसको कैसे उसकी व्याख्या की है, कैसे आपको उसको ना डेफिनेशन दी है और उन डेफिनेशंस को जो है अपन ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसके अंतर्गत वो डेफिनेशंस को इस तरह मापा तोला जाएगा, इसके लिए उसको कहते हैं अपन ऑपरेशनल डेफिनेशंस या ऑपरेशनलाइजेशंस। तो हमने पहले एक बार बात की थी इसके बारे में कि सेक्स रोल्स मैगज़ीन के अंदर औरतों को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी कंटेंट एनालिसिस हुई थी। फ्रिथ का मैंने नाम लिया था, FRITH, और एक चैंग थे, उनके जो है ना कंटेंट एनालिसिस थी और मुझे उसको बहुत अच्छा लगा था उन्होंने जिस तरह से कंटेंट एनालिसिस की थी। पहले इसके ऑपरेशनलाइजेशन कर सकें इसके लिए जल्दी बता देता हूँ कि उन्होंने कैसे इसको कैटेगराइज़ किया था और क्या हर कैटेगरी की डेफिनेशन बनाई थी। तो एक जो था जब उन्होंने ब्यूटी टाइप्स को कई 3 या 4 तरह के जो है ना उन्होंने स्टडी की थी और उसकी पेपर जो छपा था उसका नाम था रेस एंड ब्यूटी, ए कंपैरिजन ऑफ एशियन एंड वेस्टर्न मॉडल्स इन वुमेन्स मैगजीन एडवर्टीजमेंट्स, ये था उसका शीर्षक। और उसको कैथरीन फ्रिथ और हॉन्फ चैंग, HONF, हॉन्फ चैंग CHENG, इन दोनों ने मिलके जो है इसका अध्ययन किया था। तो उन्होंने जो है ना ए प्रायराई कैटेगराइजेशन किया था और इसमें इनकी 4 कैटेगरीज थी जिसके अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। पहली कैटेगरी थी क्लासिक पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन इन फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स। और ये क्या था, क्लासिक को परिभाषित कैसे किया था कि आप एक एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और कोडर को ये तय करना चाहिए कि भी ये पोर्ट्रेल जो हुआ है इसमें जो औरत चित्रित की गई है वो क्लासिक है या किसी और तरह से है। तो उन्होंने ये बताया कि जब ये मॉडल को आप देखेंगे और ये थोड़ी उम्र में ज़्यादा दिखती है, मतलब 25-30 के करीब दिखती है ना, तो इसको आप ये मान लीजिए क्लासिक है। तो ये एक तो कैटेगरी उन्होंने बताई थी। एक उसमें ये परिभाषित किया था कि स्लाइटली ओल्डर देन एवरेज, ये उनकी पहली बात थी। दूसरी, द मॉडल हैज़ एन एलिगेंट फेमिनाइन लुक, जो उसकी जो फेमिनाइन लुक है वो थोड़ा एलिगेंट है, मतलब बड़ा सोफिस्टिकेटेड से दिखती है, बड़ी अच्छी सी दिखती है। और उनकी स्किन फेयर होती है, थोड़ी गोरी होती है वो, एंड ए ग्लैमरस एंड सोफिस्टिकेटेड लुक, है ना।
जब अपन कह रहे हैं कि एलिगेंट के अंदर एक परिभाषा होती है, जैसे उसको थोड़ा ग्लैमरस दिखना चाहिए। हम अब आप हिंदुस्तान के संदर्भ में देखेंगे तो समझो कोई फिल्म हीरोइन है, जहाँ जिसे कोई दीपिका पादुकोण है, वो शायद 25, 26, 27 से उम्र से ज़्यादा ही होगी, उसको अगर चित्रित में बताया गया तो लगभग उसको आप क्लासिकल ब्यूटी कह सकते हैं। फेयर स्किन है, ग्लैमरस एंड सोफिस्टिकेटेड लुक है, एलिगेंट फेमिनाइन लुक है, स्लाइटली ओल्डर देन एवरेज है, और शी यूजुअली वेयर्स सॉफ्ट फेमिनाइन बट नॉट हैवीली एक्सेसराइज्ड अपैरल। जो जिस तरह के कपड़े पहनती हैं वो ठीक ठाक होते हैं, मतलब वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा एक्सेसरीज सी नहीं होती हैं, वो चमक दमक उसके अंदर नहीं होती है, कई चीज़ें उसमें लेदर के जिस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो ड्रेसिंग थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी फेमिनाइन टाइप की जो है ना ड्रेसिंग होती है। तो ऐसी महिलाओं को इतने उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। जब आपको किसी एडवर्टीज़मेंट में इस तरह की कोई महिला दिखती है, ये 4 या 5 गुण वाली, तो हम इसको कहेंगे ये क्लासिकल ब्यूटी है, ये क्लासिक ब्यूटी है। दूसरा उन्होंने जो कैटेगरी बनाई थी और जिसकी परिभाषा क्या थी, दूसरी कैटेगरी थी सेंशुअल या सेक्सी, है ना। ये अगर महिला का चित्रण है तो कैसे पता लगाएंगे कि एक चित्र के अंदर एक एडवर्टीजमेंट के अंदर महिला सेंशुअल दिख रही है या सेक्सी दिख रही है? तो मॉडल इज़ पोज्ड, उसका जो पोज होगा थोड़ा सेक्सुअल वे में होगा ना। शी यूजुअली वेयर्स सेक्सी अटायर और टाइट फिटिंग रिवीलिंग क्लोथ्स, है ना। कपड़े थोड़े कम पहनती है, टाइट उससे जिस्म से चिपके हुए होते हैं ये क्लोथ्स, और थोड़े सेक्सी सी महिला दिखती है और सेक्सुअल उसका पोज सा होता है। तो इसको उन्होंने कहा था ये होना सेंशुअल या सेक्सी वुमेन। अब आप देख लीजिए बिल्कुल चित्र का अलग है। क्लासिकल वुमेन अलग टाइप से बताई गई है और यहाँ सेंशुअल सेक्सी जो है अलग तरह की कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी जो उन्होंने निर्मित की थी वो था क्यूट और गर्ल नेक्स्ट डोर। आपके घर के आसपास जो लड़की रहती है वो तो है ना, मतलब थोड़ा कैजुअल ड्रेसिंग में रहेगी, वो बंठन के, क्योंकि घर के पास है वो, तो घर के बाहर तो नहीं निकलती है, तो बंठन के ज़्यादा नहीं निकलती है वो, शायद यही मतलब है उसका। परिभाषित उन्होंने इसको कैसे किया इस कैटेगरी को, वेयर्स विद कैजुअल अटायर, अटायर मतलब क्लोथिंग, कैजुअल से पहन रखा है उन्होंने, है ना। द मॉडल हैज़ ए क्यूट एंड यूथफुल अपीयरेंस। गर्ल है वो, मतलब 15, 16, 17 साल की आपको यंग दिखती है वो, डेफिनेटली उससे यंग दिखती है जो क्लासिकल वुमेन दिखती है, जो आपको 25-30 के करीब की दिखती है। तो मॉडल हैज़ ए क्यूट, थोड़ा सा क्यूट सा लुक है उसका और यूथफुल अपीयरेंस है उसका, है ना। और शी कैन ऑल्सो बी आउटडोर्स, थोड़ा बाहर जाने वाली दिखती है, ऐसे है आउटडोर जाने वाली, एंड इन ए कैजुअल एंड एक्टिव मैनर आपको दिखती है। तो इस तरह की महिला को उन्होंने कहा था क्यूट नेक्स्ट डोर। ये तीसरी तरह की कैटेगरी थी और उसकी ये परिभाषा थी। चौथी और अंतिम जो कैटेगरी उन्होंने बताई थी ट्रेंडी, जो थोड़ा ट्रेंड बताने वाली होती है। ट्रेंडी का मतलब क्या है? द मॉडल यूजुअली वेयर्स फैडिश क्लोथ्स एंड डिस्प्लेज ओवरसाइज्ड एक्सेसरीज। क्लासिक में एक्सेसरीज जो हैं वो थोड़ी कम होती हैं और यहाँ ओवरसाइज्ड एक्सेसरीज ज़्यादा, काफ़ी सारा बंठन के रहती है, साड़ी या कोई पैंट पहनने के बाद और दूसरी चीज़ें भी वो पहने हुए दिखती है आपको। इसके एक्सेसरीज़ का वो मतलब हुआ, जैसे उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, अंगूठियाँ पहन रखी हैं, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, ये सब एक्सेसरीज हो गई ना। तो इस तरह से उसको ज़्यादा ओवरसाइज्ड एक्सेसरीज होती है ये। हर हेयर इज़ टज़ल्ड, मतलब थोड़े बाल जो है थोड़े खुले हुए होते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं, तो हेयर उनका ऐसा होता है। देयर इज़ अ स्लाइट सेंस ऑफ केओस टू दिस टाइप, थोड़ी सी वो केओटिक दिखती है, मतलब एक तरह का अपील होती है उसके अंदर। शी कैन ऑल्सो हैव एन आई डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड, दूसरे जो भी समझे मेरे बारे में उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, एटीट्यूड उसका ऐसा दिखता है। कुछ महिलाएं दिखती हैं ना कि एटीट्यूड, पुरुष भी दिखते हैं, डोंट केयर फॉर एनीथिंग, उनके बाल कुछ ऐसे से होते हैं लड़कों के, डोंट केयर एन एटीट्यूड, आप जो भी मान ले मगर मैं तो अपनी तरह से जी रही हूँ, इस तरह का जो होता है इसको उन्होंने कहा था ट्रेंडी लुक्स हैं। तो ये उन्होंने 4 तरह की परिभाषा दी थी। तो ये बेसिकली जब उन्होंने फ्रिथ ने और चैंग ने ये एनालिसिस की थी तो उन्होंने ब्यूटी टाइप्स की एक उन्होंने एनालिसिस की थी, इसमें 4 तरह की उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की थी। मैंने ये कहा था आपसे कि उन्होंने दूसरी भी और चीज़ें इस अपने एनालिसिस में की थी, और उसमें था कि क्योंकि वेस्टर्न और अमेरिकन पोर्ट्रेल एडवर्टीजमेंट्स में कंपेयर किया जा रहा था, इसके लिए उन्होंने 2 तरह की महिलाओं को देखा है। ऑपरेशनलाइजेशन जिसे कहते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रेशियल टाइप्स, 2 तरह की उन्होंने रेशियल टाइप्स देखी थी, एक एशियन और दूसरी वेस्टर्न। अब आप ये कैसे पहचानेंगे एशियन है वेस्टर्न है ना? तो उसके लिए एशियन के दिस रेशियल टाइप इंक्लूड्स ऑल एशियन मॉडल्स, इंडियन हो सकती है, पाकिस्तानी हो सकती है, हांगकांग की हो सकती है, सिंगापुर की हो सकती है, इस तरह की जो है होती हैं। जापान कैन ऑल्सो बी चाइनीज़ और जापानीज़, ताइवानीज़, हांगकांग हो सकती है। ऑल्सो कोडेड इन दिस कैटेगरी एज देयर लुक्स आर सिमिलर। तुम थोड़े लुक्स बुक जो हैं
थोड़े सिमिलर होते हैं। आपके थाईलैंड के हो गए या कोरिया के हो गए, चाइना के हो गए, ताइवान के हो गए, हांगकांग, इनकी लुक्स जनरली जो से एक जैसी ही होती हैं। इंडियंस की शायद उन्होंने थोड़ा बाहर रखा था, क्योंकि ये स्टडी जो थी वो बेसिकली चैंग या तो वो सिंगापुर के हो सकते हैं, या वो मलेशिया के हो सकते हैं, या वो हांगकांग के हो सकते हैं, या चाइना के भी हो सकते हैं। तो उस एरिया की उन्होंने महिलाओं को देखा था। इसको उन्होंने कहा था एशियन वुमेन है। सो देखने से आपको दिख जाता है कि ये एशियन वुमेन है या वेस्टर्न वुमेन है। और वेस्टर्न की उन्होंने परिभाषा ये की, दिस रेशियल टाइप इंक्लूड्स ऑल रेसेस एक्सेप्ट एशियंस, है ना। सब रेसेस हैं, जैसे गोरी होंगी, ब्लैक अमेरिकन्स भी हो सकते हैं, वो औरतें हैं जो है ना, एफ्रो अमेरिकन जो होती हैं वैसी भी हो सकती हैं। तो जो महिलाएं जो एशियन आपको नहीं दिखती हैं, उस सबको उन्होंने वेस्टर्न के ग्रुप में कंपेयर कर दिया था। और ऐसी ये माना जा सकता है कि ये चित्रण जो है वेस्टर्न मैगजीन्स को उन्होंने कंपेयर किया था। तो इस तरह की महिलाओं का शायद ज़्यादा उपयोग जो है ना वेस्टर्न महिलाओं का किया गया होता है वेस्टर्न मैगजीन्स के अंदर। तो ये तो हो गया कैटेगराइजेशन बाय रेस टाइप्स, और उनकी परिभाषा उन्होंने ऐसी दी थी। अगली जो कैटेगरी उन्होंने बनाई थी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं। जब विज्ञापन आप देखते हैं किसी पत्रिका या मैगज़ीन के अंदर, तो महिलाओं का जब इस्तेमाल किया जाता है तो किसी प्रोडक्ट को वो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज उन्होंने ऐसे विज्ञापन चुने थे जिसमें केवल 2 तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स उन्होंने कहा था। अब ब्यूटी को कैसे परिभाषित किया था ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल कॉस्मेटिक्स, है ना। कॉस्मेटिक्स का हेयर केयर प्रोडक्ट्स, तेल वगैरह जैसा हो सकता है वो, बिल क्रीम वगैरह, इस तरह की चीज़ें अगर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, है ना। स्किन केयर के बारे में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो 3 तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने कहा था। अगर महिलाएं इन 3 तरह के प्रोडक्ट्स को कैटेगरी करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, तो फिर हम जो है इसको इंक्लूड करेंगे। और दूसरी थी क्लोथिंग, दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने ली थी क्लोथ्स के बारे में थी। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल क्लोथिंग डिज़ाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। क्लोथिंग का अगर कोई एडवर्टीज़मेंट है जिसमें महिलाओं को इस्तेमाल किया गया है, तो उस कैटेगरी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये उन्होंने 2 कैटेगरीज़ बनाई थी, उनकी परिभाषा इस तरह से दी थी। अब आखिरी उन्होंने मॉडल्स के बारे में कहा था, मॉडल के ड्रेस के बारे में कहा था। यहाँ भी उन्होंने 2 कैटेगरीज़ बनाई थी। एक तो डेम्योर, DEMURE, डेम्योर। डेम्योर का मतलब ये है द मॉडल इज़ टेस्टफुली ड्रेस्ड। डेम्योर का मतलब ये होता है कि थोड़ी महिला शर्मीली है, थोड़ी मॉडेस्ट है, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है ना। तो ये हो गया टेस्टफुली ड्रेस्ड है, नहीं है। और दूसरा उसके अंदर था सिडक्टिवली ड्रेस्ड है, मतलब द मॉडल इज़ ड्रेस्ड इन ए सेक्सी वे। तो इसको उन्होंने कहा था, मॉडल के ड्रेस को देखकर उन्होंने बताया था कि ये भी 2 कैटेगरीज उन्होंने बना दी थी। अब आखिरी कैटेगराइजेशन उन्होंने किया था महिला की गेज़ को लेकर। इस पर काफ़ी काम हो चुका है कि किस तरह से वो देख रही है और किसे देख रही है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस पेपर के अंदर उन्होंने केवल उन्हीं 2 तरह, उन्होंने फिर जो है गेज़ को, मतलब जब घूर के देखती, गेज़ मतलब एक टक लगा के कहीं देखते ना, उसको गेज़ कहते हैं। तो यहाँ जो है 2 तरह से परिभाषित किया गया था गेज़ को। लुकिंग एट द कैमरा, मतलब वो कैमरा की तरफ देख रही है, मतलब जब आप विज्ञापन देखते हो तो लगता है कि आपको देख रही हो। और दूसरी होती है लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये लुकिंग इनटू द एट द कैमरा और इनटू द कैमरा है। और जब मैं यहाँ ऐसे देख रहा हूँ तो फिर ये लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा है। तो अब आप जब देखेंगे महिलाओं का चित्रण एडवर्टीज़मेंट के अंदर, तो ये 2 तरह के आप देख सकते हैं कि जनरली जैसे कुछ स्टडीज़ के अंदर ये भी कहा गया है कि महिलाएं हंसती हैं तो दांत बताती हैं, नहीं बताती। आप देखिए अक्सर जब आप स्माइल या हंसते हुए फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे, आप स्माइल की फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे, तो अधिकांश महिलाएं जो आपको अपनी हंसी के दौरान दांत बताते दिखेंगी, और पुरुष जनरली अपने दांत नहीं बताते हैं, है ना। कुछ बताते हैं मगर जनरली ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो आप स्माइल से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि स्टडी के अंदर नहीं किया गया था। तो ये तरह था ऑपरेशनलाइजेशन का, मैंने एक उदाहरण दे दिया था। अब एक और चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए जब आप कोडिंग शीट बनाते हैं, तो यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होती है। यूनिट ऑफ एनालिसिस आपको याद है अपन ने पहले बात की थी। अब उसका मैं उदाहरण देता हूँ उसको। आप समझिए किसी फिर एक अखबार का, विज्ञापन का, अखबार का आप एनालिसिस कर रहे हैं, विज्ञापन का नहीं, न्यूज़ आइटम का या जो भी छपता है अखबार के अंदर उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो न्यूज़ आइटम्स के साथ जो फ़ोटोग्राफ छपे हुए हैं उसकी आप स्टडी करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि मेरे को नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स कितनी है भाई फ्रंट पेज में या पूरे अखबार में, इसका आपको ये स्टडी करनी है, आपको ये आपका एक मकसद है, आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अब आप जो है ना इस तरह की स्टडी अब कर रहे हैं, तो आपको फिर फ़ोटोग्राफ्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो एक स्टडी ऐसी हुई थी जिसमें इस फ़ोटोग्राफ्स को के बारे में उसको 3 तरह से परिभाषित या कैटेगराइज किया गया था। पहला सिंपल था,
न्यूज़ आइटम्स के साथ कितने फ़ोटोज़ को छापा गया है। सिंपली आप देखिए ना, अक्सर फ़ोटोग्राफ्स के अंदर कोई एक्शन फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, केवल को जो पासपोर्ट साइज़ जिसे कहते हैं या बस साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होती है। तो जो किस तरह की भी फ़ोटोग्राफ हो, कितने न्यूज़ आइटम्स के अंदर जो है ना, देयर इज़ अ फोटोग्राफ दैट इज़ एम्बेडेड इन द स्टोरी, इसको अपन कह, एक तरीका ये हो गया। दूसरा कैटेगरी का परिभाषा थोड़ी दूसरी है, लाइव पिक्चर्स और क्लिक्ड पिक्चर्स शुड बी कंसिडर्ड एज फोटोज़, है ना, और पेंटिंग्स स्केचेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फोटो। तो क्या इंक्लूड होना है, क्या इंक्लूड नहीं होना है, इसको भी इसके अंदर परिभाषित किया गया था। अगर समझिए पेंटिंग्स हैं, स्केचेस हैं, उसको आप फोटोग्राफ नहीं मानोगे। जो फ़ोटोज़ क्लिक करके ली गई हैं कैमरे के हेल्प से, उसको ही फ़ोटोग्राफ्स माना जाएगा। ये भी परिभाषित करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ कोडर्स जो हैं आपके स्केचेस को भी ले लेंगे, पेंटिंग्स को भी ले लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए सिंपल से सिंपल चीज़ को परिभाषित, तो बड़ी क्लैरिटी आपके जो है ऑपरेशनलाइजेशन या कैटेगराइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स के बारे में, फ़ोटोज़ के बारे में ये थी, इफ़ देयर आर नो फ़ोटोज़ मार्क ज़ीरो। आपको पता है कि कुछ न्यूज़ आइटम के अंदर फ़ोटोग्राफ्स नहीं आती हैं, ऐसी स्थिति में आप वहाँ एक ज़ीरो लिख दें। तो देखिए 3 तरह से हो गया। एक और उदाहरण देता हूँ फ़ोटोज़ का तो नहीं, सेंटेंस को लेके। मैंने कहा था ना कि आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस, जब आप किसी प्रेस के या अखबार के या मैगज़ीन के क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तो आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस वर्ड हो सकती है, सेंटेंस हो सकती है, पैराग्राफ्स हो सकता है, या पूरी न्यूज़ स्टोरी हो सकती है। तो जब सेंटेंस होता है तो आपको सेंटेंस के नंबर, हर सेंटेंस को आप नंबर करेंगे। पहला सेंटेंस ए। सेंटेंस का क्या परिभाषा है, सिंपल सी ऑपरेशनलाइजेशन कैसे किया गया है। सो द कंटेंट बिटवीन 2 फुल स्टॉप्स शुड बी कंसिडर्ड ए सेंटेंस, है ना। सेंटेंस शुरू होने के पहले एक फुल स्टॉप होना चाहिए, और जब एक वाक्य कंप्लीट होता है उसके बाद एक फुल स्टॉप होना चाहिए, उसी को आप सेंटेंस मानेंगे। तो देखिए सेंटेंस की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, मगर जब कोडर इसके साथ लेके बैठता है तो उसको कोई दुविधा नहीं होती है, ये सेंटेंस है या नहीं है, पहले फुल स्टॉप होना चाहिए, बाद में फुल स्टॉप होना चाहिए, सेंटेंस हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। एंड दूसरी बात ये कही गई थी कि ईच सेंटेंस ऑफ द स्टोरी मस्ट बी नंबर्ड। तो किसी स्टोरी के अंदर 15 सेंटेंस हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, तो हर स्टोरी को नंबर करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात क्या कही थी, कंटेंट इन द बॉक्सेस शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। आप ये भी जानते हैं कि कुछ जो है ना न्यूज़ आइटम के साथ बॉक्स आइटम्स आते हैं, उसके साथ लगे हुए होते हैं या साइड में अलग से लिखे होते हैं, तो बॉक्स को आप भी मेजर करना चाहिए और उसके अंदर भी सेंटेंसेस देखना चाहिए कि कंटेंट इन द बॉक्स शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर द मेन्स ऑफ द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी मेन है, बॉक्स आइटम जो है उसकी कोई अलग से थोड़ी विंडो सी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी जुड़ी होती है कभी कभी, उसको आप बाद में मेजर करें, मगर मेजर ज़रूर करें। इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 बॉक्स इट शुड बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द कंटेंट। अगर एक से ज़्यादा बॉक्स आइटम है, कम होता है मगर है, एक स्टोरी के अंदर 2 बॉक्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बॉक्स हो सकता है, तो सबसे बड़े बॉक्स को आप पहले मेजर करें, उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा है उसको करें, और आखिरी में तीसरा है तो सबसे छोटा आ जाए उसको अंत में आप मेजर करें। और जब आप न्यूज़ आइटम लेते हैं तो एक सवाल आपके सामने उठता है, न्यूज़ आइटम में क्या जो न्यूज़ आइटम है उसकी हेडलाइन को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कंटेंट एनालिसिस में आप मेजरमेंट जो लेते हैं वो हेडलाइन के टॉप से शुरू करते हैं और नीचे जहाँ आइटम आता है एक कॉलम का, वहाँ उसको आप मेजर करते हैं, है ना। तो हेडलाइन को भी मेजर करना ज़रूरी है, उसको अलग से नहीं, मतलब न्यूज़ आइटम के अंदर ही जब आप कहते हैं कि ये 15, 20, 25 कॉलम सेंटीमीटर का है, या उसका जब आप स्क्वायर करते हैं 2 आइटम को वगैरह को, तो फिर उसमें आपको हेडलाइन का मेजरमेंट भी लेना चाहिए। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हेडलाइन शुरू होती है ना, तो वो भी न्यूज़ आइटम का एक पार्ट होता है, हेडलाइन भी। एंड फोटो कैप्शन शुड बी नंबर्ड एज द लास्ट सेंटेंस। जब फ़ोटोज़ आती हैं तो फ़ोटो के नीचे अगर जो कैप्शन होता है उसको भी आपको मेजर करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है ना, एक छोटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जो स्टडी का मैंने जिक्र किया था, उसके अंदर और कई तरह से उन्होंने जो है ना परिभाषाएं दी थी, मगर छोटे उदाहरण के साथ मैंने आपको ये बताया है कि फ़ोटोज़ को ऑपरेशनलाइजेशन उसका कैसा होता है, उसमें किस तरह की परिभाषाएं होती हैं। जब सेंटेंस को बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस के बारे में आपको कोडिंग शीट में उसको कैसे डिस्क्रिप्शन उसका देना चाहिए, कि जो सब चीज़ें कोडर के बेनिफिट के लिए होती हैं, कि वो बार बार आपके पास कोई कोडर दौड़ कर नहीं आए कि भाई ये सेंटेंस है इसको मैं कैसे करूँ, ये फ़ोटोग्राफ में कैसे करूँ। हर चीज़ की आपको जो है ना इंतज़ाम करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए, और कभी कभी कोडिंग शीट भी धीरे धीरे डेवलप होती है। आपने शायद
क्योंकि अखबार जब लिखता है, कोई चीज़ छापता है, तो रिसर्चर की दृष्टि से नहीं छापता है, वो तो छापता भी पढ़ने वाले की दृष्टि से। तो ऐसी कोई अगर आपको विसंगति सी नज़र आती है तो आपको अपने कैटेगरी को और उसके डेफिनेशन को थोड़ा ट्वीक कर लेना चाहिए, थोड़ा बदल देना चाहिए, जैसे कि वो अपवाद को भी आप इंक्लूड कर लें। तो ये रहा अपना स्टेप जो है कोडिंग शीट के बारे में, कोडिंग द कंटेंट के बारे में। और इस स्टेज से आपने पूरी तरह से जो है वो कंटेंट एनालिसिस शुरू कर दिया है। अगले चरणों के बारे में हम कल बात करेंगे। नमस्कार।